हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमसीक्यूज़ की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ऑडिट पे ये हमारा पार्ट नंबर 5 वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि कंपनी के द्वारा कोई भी एसेट्स या कोई भी गुड्स जब परचेज किया जाता है तो कंपनी के द्वारा वो कौन सा ऐसा अधिकारी होता है कि जिसकी प्रत्येक प्रमाणक पर, प्रत्येक वाउचर पर उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है कि लेखा अधिकारी के, ऑप्शन नंबर बी है लेखाकार के, ऑप्शन नंबर सी है प्रबंधक के और ऑप्शन नंबर डी है उत्तरदायी अधिकारी के। तो इस सिचुएशन में प्रत्येक प्रमाणक पर दो हस्ताक्षर होने चाहिए, वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एक उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा प्रत्येक प्रमाणक पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। ये अधिकारी कंपनी के द्वारा नियुक्त स्पेशल तौर पे किया जाता है कि आप ही को जो है हर एक वाउचर पे सिग्नेचर करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कंपनी की प्रथम वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। यानी कंपनी का निर्माण हो जाने के बाद उसकी जो सामान्य सभा है, वार्षिक सामान्य सभा है, उसका आयोजन कितने दिनों के अंदर या महीने के अंदर कर लेना चाहिए। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के 3 माह के अंदर, कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अंदर, या प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के 9 माह के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी की जो प्रथम वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन है वो प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के 9 माह के अंदर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, एक अंकेक्षक होता है। यानी कि एक अंकेक्षक की तुलना किससे की जाती है, एक ऑडिटर क्या होता है। तो एक अंकेक्षक जो होता है वो होता है रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि एक अंकेक्षक जो होता है वो रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक कंपनी अंकेक्षक को रिपोर्ट करना होता है। यानी कि एक ऑडिटर जब कंपनी का अंकेक्षण कर लेता है तो उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट होती है, खातों से रिलेटेड जो उसकी रिपोर्ट होती है कि एक साल में कंपनी का जो अकाउंट है वो किस प्रकार की स्थिति को प्रकट कर रहा है, तो वो जो रिपोर्ट होती है पूरी ऑडिट करने के बाद वो ऑडिटर किसको रिपोर्ट जो है सौंपता है या किसके सामने उसको पेश करता है या कौन सी सभा में उसको पेश किया जाता है। यहाँ से हमारे दो तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं कि अंकेक्षण रिपोर्ट किसको सौंपता है और किस प्रकार की सभा में वो पेश करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों के सामने वो उस रिपोर्ट को पेश करता है। ठीक है, किस सभा में, वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों के सामने अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट रखता है। क्योंकि जो समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वही हमारे कंपनी के रियल फाउंडर होते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और कंपनी के इन्वेस्टर्स भी होते हैं। इसलिए वो रिपोर्ट समता अंशधारियों के सामने वार्षिक साधारण सभा में पेश की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंकेक्षण के रिपोर्ट के प्रकार होते हैं। यानी कितने टाइप्स की अंकेक्षण की रिपोर्ट हो सकती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 2 टाइप्स की अंकेक्षण की रिपोर्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि विशेष अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है। यानी कि विशेष अंकेक्षण का मतलब तो ये होता है कि जब किसी सरकारी कंपनी का अंकेक्षण या ऑडिट किया जाता है और केंद्र सरकार जब उस ऑडिटर के द्वारा किए गए अंकेक्षण से खुश नहीं होती है या सेटिस्फाई नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है उसके कामों को लेकर के, तो केंद्र सरकार के द्वारा उस कंपनी में, जो पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसमें स्पेशल तौर पे ये आदेश दिया जाता है कि इस कंपनी का एक बार और अंकेक्षण किया जाए। तो विशेष अंकेक्षण का जो आदेश दिया जाता है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, अगला प्रश्न है, एक कंपनी के अंकेक्षक को निम्नलिखित के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि किसी कंपनी में अगर अंकेक्षक कोई काम कर रहा है और कंपनी के शेयर होल्डर्स उसके काम से, उसकी नीतियों के, उसकी पॉलिसी से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है,
तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है या किसके माध्यम से उसको हटाया जा सकता है, आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निदेशक मंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ऋण पत्रधारियों के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है अंशधारियों की साधारण सभा द्वारा। चूंकि कंपनी के अंशधारी जो होते हैं ये कंपनी के रियल फाउंडर होते हैं, इसलिए अंकेक्षण को हटाने का जो लायबिलिटी होता है, जो दायित्व होता है, वो इन्हीं के ऊपर होता है, क्योंकि अगर कोई अंकेक्षण ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा तो इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में जो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अंशधारियों की साधारण सभा के द्वारा किसी भी अंकेक्षण को उसको बीच से हटाया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि जब कोई अंकेक्षण को बीच से हटा दिया जाता है तो उसके बाद जो अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। तो जो बीच में अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है वो अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में या अंशधारियों की सभा करके ही वो बीच में अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। और क्वेश्चन अगर ऐसे रहे कि कंपनी के प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक कंपनी अंकेक्षक को किस धारा के अंतर्गत हटाने का प्रावधान दिया गया है। यानी कि कंपनी का जो अंकेक्षक से रिलेटेड जो हमारी धाराएं दी गई हैं वो हमारी 139 से लेकर के हमारी 148 तक दी गई हैं। यानी कि अंकेक्षण की नियुक्ति से लेकर के और लागत लेखा अंकेक्षण तक हमारी धाराओं को दिया गया है, जिसमें 139 धारा में ये बताती है, जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 139 में अंकेक्षण की नियुक्ति के संबंध में बात कही गई है। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी अंकेक्षक को किस धारा के अंतर्गत हटाने का प्रावधान किया गया है, तो वो धारा है 140। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 140 धारा के अंतर्गत किसी भी कंपनी को हटाने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वार्षिक लेखों के साथ अंकेक्षक रिपोर्ट दी जाती है। यानी कि एक साल तक जो एक साल का जो अकाउंट होता है, जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है, जब उसकी ऑडिट की जाती है तो अंकेक्षण के द्वारा जो अंकेक्षक जो रिपोर्ट देता है वो किस टाइप के अंकेक्षण के द्वारा दी जाती है, किस टाइप के ऑडिटर के द्वारा दी जाती है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वैधानिक अंकेक्षण के द्वारा या आंतरिक अंकेक्षण के द्वारा या सरकारी अंकेक्षण के द्वारा या सचिवीय अंकेक्षण के द्वारा। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर बी हम देख लेते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण ये कोई वैधानिक अंकेक्षण नहीं होता, बल्कि ये एक कंपनी का ही कर्मचारी होता है जो कंपनी की कर्मचारियों में से ही चुना जाता है। तो इसको हम इंटरनल चेकिंग या इंटरनल ऑडिटेड के तौर पे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि सरकारी अंकेक्षण के द्वारा। सरकारी अंकेक्षण उस जगह किया जाता है जो कंपनियां पूर्ण रूप से सरकारी हों और उस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जब राइट होता है तो उसको हम सरकारी अंकेक्षक कहते हैं। और सचिवीय अंकेक्षक कुछ प्रकार का नहीं होता है, बल्कि जो सचिवीय अंकेक्षण के द्वारा सचिव के द्वारा किया गया अंकेक्षण ये सचिवीय अंकेक्षक कहलाता है। तो हमारा जो लीगल ऑडिटर है ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है, यानी कि वैधानिक अंकेक्षण के द्वारा वार्षिक लेखों के साथ अंकेक्षण की रिपोर्ट दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन किसके सामने पेश किया जाता है। तो आंतरिक अंकेक्षण का जो प्रतिवेदन है वो किसके सामने पेश किया जाता है, आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इस नाम को जरा ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर अंकेक्षण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आंतरिक अंकेक्षण की बात हो रही है, यानी कि उस अंकेक्षण की बात हो रही है जो कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों में से ही किसी एक को चुना जाता है जिसको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होती है। ठीक है, तो ये कोई वैधानिक या लीगल ऑडिटर नहीं होता है कि इसकी रिपोर्ट कोई बहुत वैल्यू वाली रहेगी। ठीक है, तो आंतरिक अंकेक्षण का जो प्रतिवेदन होता है वो किसके सामने पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सरकार के सामने या अंशधारियों के सामने या लेनदारों के सामने या संचालक मंडल के सामने। तो सबसे पहले तो ऑप्शन को देख लेते हैं कि सरकार के सामने वो अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट पेश करता है जो सरकारी कंपनी में सरकारी अंकेक्षण नियुक्त किया जाता है। और अंशधारियों के सामने जो मेन ऑडिटर होता है, वैधानिक अंकेक्षण जो होता है, जो लीगली तौर पे ऑडिट करता है पूरे साल के खातों का, वो जो है अंशधारियों के सामने पेश करता है। लेनदार का इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर सी का इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आंतरिक अंकेक्षण होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो संचालक मंडल के ऊपर
प्रति उत्तरदायी होता है तो संचालक मंडल को सौंपी जाती है। बाई चांस अगर ऑप्शन में हमारा संचालक मंडल नहीं दिया होता, अगर प्रबंधक दिया होता तो वही वाला हमारा ऑप्शन सही होता। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऑप्शन में प्रबंधक भी दे रखा है और संचालक मंडल भी दे रखा है तो आंतरिक अंकेक्षण के बारे में जो भी बात की जाएगी तो उस कंडीशन में प्रायोरिटी हम संचालक मंडल को ही देंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में ये रहता है कि आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन किसके सामने पेश किया जाएगा, तो प्रबंधक के साथ साथ अगर संचालक मंडल भी ऑप्शन दिया रहता तो इसमें हम प्रबंधक का चूज न करके बल्कि संचालक मंडल को चूज करते, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी का लेखा परीक्षक हो सकता है, यानी कि किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए हमारे अंदर किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी बदौलत हम किसी भी कंपनी का ऑडिट या अंकेक्षण कर सकते हैं। आइए ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि वृत्तिशील चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, एक बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, या कंपनी का एक अधिकारी या कर्मचारी होना चाहिए, या एक व्यक्ति जो उसे कंपनी के एक अधिकारी या कर्मचारी की सैलरी में हो। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन का कोई इसमें मतलब नहीं है, बल्कि हम ये जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी का लेखा परीक्षक हो सकता है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि एक सीए जो होता है वो किसी भी कंपनी का एक लेखा परीक्षक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है कि कोई कंपनी ऐसे व्यक्ति या फर्म को अपने लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकती जो ... कंपनियों का लेखा परीक्षण अपने हाथ में लिया हो। यानी कि कोई कंपनी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑडिट का काम कर रहा है, अंकेक्षण का काम कर रहा है, तो एक समय में एक टाइम में वो कितनी कंपनियों का ऑडिट या अंकेक्षण कर सकता है, उसका मानक कितना है, मैक्सिमम कितनी कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम 20 कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि एक व्यक्ति या कोई फर्म अगर अंकेक्षण करने का काम कर रही है तो वो एक बार में 20 कंपनियों का अंकेक्षण कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, अंकेक्षक अपनी नियुक्ति को स्वीकृति के संबंध में कंपनी पंजीयक को कितने दिन में लिखित सूचना करेगा। यानी जब कोई कंपनी अपने फर्म का अंकेक्षण करवाना चाहती है और उसको अपने कंपनी में इनवाइट करके अपने कंपनी का अंकेक्षण करवाना चाहती है, तो इस कंडीशन में जब अंकेक्षण तक ये बात पहुंचती है तो उसको कितने दिन के अंदर जो है एक लिखित सूचना करना होगा कि हाँ ठीक है मैं आपकी कंपनी का ऑडिट करूंगा। तो उसको जो है 30 दिनों के अंदर ये सूचना देनी होगी कि चलिए ठीक है कि मैं आपकी कंपनी का अंकेक्षण का कार्य करूंगा। तो प्रेजेंट टाइम में कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग शायद ये समय सीमा जो है ये 15 दिन कर दी गई है। आप ऑप्शन में या बुक्स में आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन यही दोनों ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे, 15 दिन और 10 दिन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। मेरी जहां तक स्टडी है इसमें 30 दिन भी दिया है और 15 दिन भी दिया है नीचे नोट करके, तो इसको आप अपने स्तर से अपने लेवल से भी देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, कंपनी अंकेक्षक निम्न में से किस बात के लिए सिविल दायित्व होता है। यानी कि ऐसी कौन सी लापरवाही है, ऐसी कौन सा केस है, ऐसा कौन सा वो अपना ऐसा बुरा काम करेगा या छल कपट करेगा कि उस कंडीशन में किसी भी अंकेक्षण को सिविल दायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है जानबूझकर झूठा विवरण देना, लापरवाही करना, या प्रविवरण में मिथ्या वर्णन करना, या उपरोक्त सभी। तो अंकेक्षण के लिए जो सिविल दायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है वो लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि लापरवाही के लिए उसको सिविल दायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रमाणकों की जांच करना क्या कहलाता है। यानी कि किसी असेट्स को हमने खरीदा, किसी गुड्स को हमने खरीदा, तो उसके साथ साथ जो भी हमको वाउचर मिलता है उसको हम हिंदी में प्रमाणक कहते हैं। ठीक है, और जब उसकी जांच की जाती है कि जो हमारा प्रमाणक पे अमाउंट लिखा है या प्रमाणक हमको जैसा होना चाहिए वैसा मिला है कि नहीं मिला है, इन सब बातों की जब जाँच की जाती है तो उसको हम वाउचिंग के नाम से जानते हैं, उसको हम प्रमाणन के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि प्रमाणकों की जांच करने को क्या कहलाता है, तो उसको हम प्रमाणन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 16 है, क्रय वापसी का प्रमाण किया जाना चाहिए। यानी कि एक होता है क्रय वापसी परचेज रिटर्न और एक होता है सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी। ठीक है, परचेज रिटर्न आपको बताता चलूं, एक क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूं कि परचेज रिटर्न को जो है हमेशा जो है ये अपना होता है क्रेडिट। ठीक है, और सेल्स रिटर्न जो ये अपना होता है ये होता है अपना डेबिट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया कि परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न अपना क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न जो अपना होता है वो अपना डेबिट कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहां से एक क्वेश्चन हमारा बन गया। तो जब हम क्रय वापसी का जो प्रमाणन किया जाना चाहिए तो उस कंडीशन में किस वाउचर से हमको ये काम करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रय वापसी का प्रमाणन करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बता दिया मैंने कि क्रय वापसी का जो प्रमाण है वो किससे किया जाना चाहिए, तो उसको क्रेडिट नोट से किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्रय का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, यानी किसी वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है, उसके लिए सबसे उत्तम उपाय हमारा क्या होना चाहिए या हमारे लिए सबसे बेटर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सबसे अच्छा माल, ऑप्शन नंबर बी है सबसे सस्ता माल, ऑप्शन नंबर सी है सबसे अच्छा व सस्ता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्रय का जो सर्वमान्य सिद्धांत ये हमें बताता है कि माल सबसे अच्छा व सस्ता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा व सस्ता जो है वे क्रय का सर्वमान्य सिद्धांत है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जब वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दो। इस वीडियो में मैंने आपके लिए मोस्ट ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या आपको इसका सिलेबस जहाँ भी मिलेगा 7 से 10 नंबर के इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली टीजीटी, पीजीटी में इससे आपको 7 से 10 नंबर आपको बड़े आराम से इसमें से देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आंतरिक निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है, यानी कि आंतरिक जो निरीक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। जो इंटरनल चेकिंग होती है, ठीक है, तो अब ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन हमारा है कि त्रुटियों एवं छल कपट का पता लगाना होता है, या खातों की जांच करना होता है, या संस्था के कार्यों का कर्मचारियों में विभाजन करना होता है, या संपत्तियों का सत्यापन करना होता है। तो आंतरिक निरीक्षण की जो मीनिंग होती है या आंतरिक रोकथाम की जो मीनिंग होती है, निरीक्षण या रोकथाम की जहां पर बात आ जाती है तो इसकी जो मीनिंग होती है मैं आपको डिफाइन करता चलूं कि इसमें संस्था के कार्यों को कर्मचारियों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि एक संस्था के कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य दूसरे कर्मचारी के द्वारा स्वतः जब जांच लिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक रोकथाम के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संस्था के कार्यों का कर्मचारियों में उनके योग्यता के अनुसार विभाजन करना, यही हमारा आंतरिक निरीक्षण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है कि ऐसी जांच जिसके अंतर्गत कुछ मदों के जांच में सही मिलने पर शेष मदों को सही मान लेने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। यानी किसी कंपनी में ढेर सारी फाइल रखी गई है और अंकेक्षण क्या करता है कि उसकी 2-4 फाइलों को चेक कर लेता है और बची हुई फाइलों को इस बुनियाद पर ही उसको छोड़ देता है चेक करना कि चलो मैंने 2-4-5 फाइल चेक कर ली है, बाकी बची हुई फाइल भी जो है हमारी वो सही होगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, इसको हम परीक्षण जांच के नाम से जानते हैं, यानी कि टेस्ट चेकिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि नैतिक जांच किसके द्वारा की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि नैतिक जांच जो रूटीन चेकिंग होती है ये किसके द्वारा की जाती है। तो ये भी दोस्तों ऑडिटर के द्वारा ही की जाती है, किसी इंटरनल ऑडिट के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि मेन अंकेक्षक के द्वारा ही ये काम नैतिक जांच वाला भी किया जाता है। तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो परीक्षण जांच होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये शायद वीडियो का हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 20 है ये, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए।
अंकेक्षण कार्यक्रम किस रूप में होना चाहिए, यानी कि किसी अंकेक्षण के द्वारा जो बनाया गया कार्यक्रम है कि हमको किस प्रकार से किसी संस्था की जांच करना है, जांच करने में किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी या किन किन पेपर्स की आवश्यकता होगी या किस प्रकार के वाउचर की आवश्यकता होगी। इस प्रकार मतलब कि अंकेक्षण का कार्य शुरू करने से पहले जो भी हम स्ट्रेटजी अंकेक्षण बनाता है, जो भी पॉलिसीज को वो अपनाता है और उसको जब किसी रूप में अपनाता है तो वो किस रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है कि वो मौखिक रूप में होना चाहिए या लिखित रूप में होना चाहिए या लिखित एवं मौखिक दोनों में होना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अंकेक्षण कार्यक्रम होता है वो हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए, न कि लिखित एवं मौखिक के रूप में होता है या केवल मौखिक में रूप में होता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अंकेक्षण का जो कार्यक्रम होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिखित रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी ही आपको इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट भी करने को मिलेंगे, हो सकता है ऑडिट से रिलेटेड 1-2 वीडियो आपको और देखने को मिले। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स पे और वीडियो आएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। गुड डे।